अस्सलाम वालेकुम सामीन। हाज़िर खिदमत है आब हयात की अगली किस्त। 4 साल जिब्रील ने अपने ख़ानदान को दरपेश आने वाले इस बहरान में जो रोल अदा किया था वो इसने ज़िंदगी में पहले भी कई बार अदा किया था। ये उस नन्हे बच्चे को तब इल्म नहीं था। इमामा के जाने के बाद हैडी को अचानक ख्याल आया था कि इमामा से घर से कुछ चीज़ें लाने का कह कर गई है जो नौज़ायदा बच्चे और उसके लिए एक बैग में घर में पहले से पैक करके रखी गई थी, और हैडी से इन दोनों बच्चों के लिए खाने पीने और कपड़े के लिए भी कह कर गई थी, क्योंकि उसे बच्चों को घर वापस नहीं भेजना था जब तक सलार ना जाता। उसने हैडी से कहा था कि इन बच्चों को हॉस्पिटल में ही किसी फीमेल अटेंडेंट के पास छोड़कर घर से ये चीज़ें ले आए या घर में मौजूद किसी और मुलाजिम से मदद ले ले, लेकिन वो बच्चों को कहीं नहीं लेकर जाएगी। हैडी को मामा की हिदायत याद नहीं रही। उनका घर वहाँ से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पर था। हैडी ने सोचा कि यहाँ बच्चों को अकेला छोड़ के जाने के बजाय इनको अपने साथ ही ले जाए, वापस ले आए। जिब्रील ने साथ ले जाने की इस कोशिश पर साफ इनकार करते हुए उसे याद दिलाया था कि मामा ने कहा है कि वो वहीं रहेंगे और इन्हें साथ नहीं ले जाएगी। हैडी को याद आ गया था और उसने दोबारा इसरार नहीं किया था। वो जिब्रील को बहुत अच्छी तरह जानती थी। 4 साल की उम्र में वो बच्चा किसी तोते की तरह माँ बाप की बातें रटकर फिर वही करता था, और मजाल है जो किसी दूसरे की बातों में आ जाए या मामा और सालार की फरमाइशों को किसी तरह भी उनकी हिदायत को फरामोश कर दे। हैडी ने मामा की डॉक्टर की एक असिस्टेंट के पास छोड़कर फौरी तौर पर घर चली गई थी। इसकी अदम मौजूदगी में अनाया को नींद आने लगी थी। डॉक्टर की असिस्टेंट ने नींद में झूलती हुई 2 साल की बच्ची को उठाकर एक बेंच पर लिटाने की कोशिश की और जिब्रील ने इसे रोक दिया। वो वहाँ से अनाया से हटना नहीं चाहता था जहाँ हैडी उसे बिठा कर गई थी, और जहाँ असिस्टेंट अनाया को लेकर जाकर लिटाना चाहती थी वो एक बगली कमरा था। 4 साल का वो बच्चा अपनी 2 साल की बहन के साथ वहीं पब्लिक में बैठा रहना चाहता था, क्योंकि उसे पता था किसी अजनबी के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए, किसी ऐसी जगह जो दूर होती। असिस्टेंट कुछ हैरान होकर वापस अपनी टेबल पर आ गई थी। वो एक इंटरेस्टिंग बच्चा था। उसने अपनी कुर्सी पर बैठते हुए उसे देखते हुए सोचा। 2 साल अनाया अब जिब्रील की गोद में सर रखे सो रही थी, और वो बेहद चौकन्ना बैठकर बहन को अपने नन्हे बाजुओं के हल्के में लिए मुलाकातियों को आते जाते देख रहा था। तब वो औरत इन दोनों के बराबर में आकर बैठी। उसने जिब्रील को मुस्कुराहट से देखते हुए उसका सर थपथपाया। जब अपन उस बच्चे ने के तासुरात ने उसे समझा दिया कि उसे ये बेतकल्लुफ़ी अच्छी नहीं लगी। इस औरत ने दूसरी बार सोई हुई अनाया के बालों में उंगलियां फेरने की कोशिश की, तो इस बार जिब्रील ने उसका हाथ नरमी से परे करते हुए सरगोशी में कहा, शी इज़ स्लीपिंग। ओह सॉरी। अमेरिकन औरत बज़ाहिर शर्मिंदगी जाहिर करके उसे देखकर मुस्कुराई। जिब्रील ने एक बार फिर सपाट चेहरे के साथ उसकी तरफ देखते हुए बगैर मुस्कुराहट के साथ उसे नज़रअंदाज कर दिया। इस औरत ने अपना पर्स खोलकर उसके अंदर से चॉकलेट निकालकर एक बार फिर जिब्रील की तरफ बढ़ाई। नो थैंक्स। चॉकलेट आगे बढ़ाने से पहले ही जवाब आ गया था, मेरे पास कुछ खिलौने हैं। इस बार उस औरत ने ज़मीन पर रखे हुए एक बैग से एक स्टफ़ टॉय निकालकर जिब्रील की तरफ बढ़ाया। उसकी सर्द मेहरी की दीवार तोड़ने की अगली कोशिश थी। जिब्रील ने इसके खिलौने पर एक नज़र डाले बगैर बहुत शाइस्तगी से इसे कहा, वुड यू प्लीज़ स्टॉप बोदरिंग अस। एक लम्हे के लिए वो औरत चुप रह गई। ये जैसे शट अप कॉल थी उसके लिए, मगर वो वहाँ मुंह बंद करने के लिए नहीं आई थी। उन्हें इन दोनों बच्चों को वहाँ से ले जाना था। उनका ख्याल था आते जाते मुलाकातियों में 2 कमसन बच्चों को बहला फुसलाकर वहाँ से ले जाना क्या मुश्किल है। ज़ोर ज़बरदस्ती वो इतने लोगों के सामने अनाया के साथ कर सकते थे, जिब्रील के साथ नहीं। वो अब मुंतज़िर थी कि अनाया की तरह 4 साल बच्चा भी थक कर सो जाए, फिर शायद उनको किसी तरह वहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन इसे जिब्रील के तासुरात से अंदाज़ा हो गया था कि उसका सोने का कोई इरादा नहीं है। वो 10-15 मिनट बैठे रहने के बाद वहाँ से उठ गई थी। उसे इन बच्चों के हवाले से नई हिदायत लेनी थी, और 5 मिनट बाद वापस आई तो हैडी वहाँ इन दोनों के पास मौजूद थी। वो औरत एक गहरा सांस लेकर रह गई। वो इन दोनों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते थे, सिर्फ अपनी निगरानी में रखना चाहते थे जब तक अमेरिका में सालार के मामला तय ना हो जाते। अमेरिका में सालार को उसकी फैमिली के हवाले से साफ जवाब देने के बावजूद CIA उसकी फैमिली पर नज़र रखे हुए थी। वो औरत एक बार फिर उस विजिटर रूम में कहीं और बैठ गई। अनाया अब जाग गई थी और बाथरूम जाना चाहती थी। हैडी से बाथरूम ले जाना चाहती थी, लेकिन जिब्रील ने उसे वहाँ पे अकेले ठहरने नहीं दिया। वो किसी तरह भी अनाया को अपनी आंखों से ओझल करने पर तैयार नहीं था। हैडी उसको भी साथ बाथरूम ले गई। वो औरत भी उनके पीछे उठकर बाथरूम में आ गई। जिब्रील ने उस औरत को एक बार फिर नोटिस किया। वाई आर स्टकिंग अस। वॉश बेसिन पे हाथ धोने में मसरूफ़ औरत करीबी बेसिन में हाथ धोती हैडी के साथ खड़े इस बच्चे का जुमला सुनकर जैसी एड़ियों पर घूमी थी। ना भी घूमती तो उसे अंदाज़ा था कि वो बच्चा उसी से मुखातिब है। हैडी ने उस औरत को देखा और माज़रत ख़्वाहाना अंदाज में मुस्कुराई, जैसे वो जिब्रील के इस तबसरे से मुतफ़िक नहीं थी।
लेकिन जिब्रील इसी नाखुशगवार अंदाज में उस औरत को देख रहा था। 45 साल की औरत ने मुस्कुराते हुए उससे 4 साल के बच्चे को सराहा था। वो पहली बार एक 4 साल के बच्चे के हाथों पसपा हुई थी और उसे सराहे बगैर नहीं रह सकी थी। वो जिन भी माँ बाप की औलाद था, कमाल तरबियत हुई थी उसकी। हैडी इन दोनों को लेकर वहाँ से चली गई, लेकिन वो औरत नहीं गई। वो एक बार फिर इस बच्चे से वो जुमला नहीं सुनना चाहती थी जो उससे पहले उसने कुछ देर पहले सुना था। बेहतर था उसे भेजने वाले उसकी जगह किसी और को भेज देते। हैडी ने बार बार मामा से मिलने की कोशिश की थी। उसके बच्चों को भी मामा से मिलवाने के लिए डॉक्टर से इसरार किया था, क्योंकि अनाया अब बेकरार हो रही थी। डॉक्टर्स ने उसे इनक्यूबेटर में पड़ा हमीन तो दिखा दिया था, लेकिन इमामा तक रसाई नहीं दी थी। उसने एक बार फिर इस दोनों बच्चों को इसकी तहवील में देने का कहा था और हमेशा की तरह जिब्रील अड़ गया था। नींद से बोझल आंखें और थकावट के बावजूद वो अनाया का हाथ पकड़े बैठा था, क्योंकि मामा ने उसको अनाया का ख्याल रखने को कहा था। उसने इनक्यूबेटर में बेबी बॉय को भी देख लिया था जिसे मम्मी लेने गई थी, लेकिन मम्मी कहाँ है? ये सवाल अब सिर्फ उसे ही नहीं, हैडी को भी परेशान कर रहा था। अब कंसाशा में सालार के ऑफिस के ज़रिए उससे रब्ता करने की कोशिश में मसरूफ़ थी, लेकिन सालार गायब था और कांगो में वर्ल्ड बैंक पर क़यामत टूटने वाली थी। सिर्फ वर्ल्ड बैंक पर नहीं, उन मगरबी अक़वाम के नुमाइंदों पर भी जो कांगो में इस्तेमालियत के सतून बने बैठे थे। पैट्रिस एबिका अपनी मौत के 24 घंटे के बाद सिर्फ कांगोज का पिगमीज़ नहीं, पूरे अफ्रीका का हीरो बन गया था। इस खित्ते ने आज तक सिर्फ बिकने वाले हुक्मरान देखे थे जो अरबों डॉलर्स की कमीशन लेकर अपने मुल्क की हर चीज़ बेचने के लिए हर वक्त तैयार बैठे रहते थे। इस खित्ते ने हीरो पहली बार देखा था, जान देने वाला हीरो। पैट्रिस एबिका की सारी ज़िंदगी पुरअमन तरीक़ों से जद्दोजहद करते और इसका दर्स देते रहा, लेकिन अपनी मौत के बाद उसकी जो वसीयत मंज़र आम पर आई, उसमें पहली बार गैर मुतवक्का तौर पर उसने बयान दिया था कि मेरी गैर मुतवक्का और गैर फितरी मौत की सूरत में मेरे लोग लड़ें। इस जंगल को बचाने के लिए इन्हें सफ़ेद फार्मों को मार भगाना है, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। अपनी इसी वसीयत में उसने वर्ल्ड बैंक और अमेरिका और उन दूसरी आलमी ताकतों को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए इन सब के खिलाफ जिहाद करने का कहा था। वो मुसलमान नहीं था, लेकिन मज़ाहिब का तकाबली जायज़ा लेता रहता था। उसे अपने लोगों के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी का और जुल्म के ख़िलाफ़ बगावत के लिए जिहाद से ज़्यादा मौजूद लफ्ज़ नहीं मिले थे। उसने सिर्फ पिग्मीज़ को मुखातिब किया था, बल्कि उसने उन्हें जंगल से निकल कर आकर शहरों में लड़ने को कहा था। वर्ल्ड बैंक और ऑर्गेनाइजेशंस के हर दफ्तर पर हमला करके वहां काम करने वालों को मार भगाने का कहा था। लेकिन इस रात वो सिर्फ पिग्मीज़ का नहीं, जो अबिका की कॉल पर वर्ल्ड बैंक के साथ साथ गैर मुल्की ऑर्गेनाइजेशंस पर चढ़ दौड़े थे। वो कांगो की इस्तेमालियत के हाथों सालों से इस्तेसाल का शिकार होने वाले अवाम जो बाहर निकल पड़े थे, उनका भी हीरो बन गया था। कंसाशा में इस रात कंसाशा की तारीख के सबसे बड़े फसादात हुए, जिसमें कोई सियाह फार्म नहीं, सिर्फ सफ़ेद फार्म मारे गए। वर्ल्ड बैंक के दफ्तरों पर हमला करके उन्हें लूटने के बाद आग लगा दी गई थी। ये सिलसिला सिर्फ वहीं तक नहीं रुका था। वर्ल्ड बैंक के हुक्काम की रिहाइशगाहों पर भी हमले, लूट मार और कत्ल गारत हुई थी। उनमें सालार सिकंदर का घर भी था। वो सालार सिकंदर का घर नहीं था जिसे आग लगाई गई थी, वो वर्ल्ड बैंक के सरबराह का घर था जिसे हुजूम ने उस रात तबाह किया था। कांगो में उस रात 150 के करीब अमेरिकियों और यूरोप के लोगों को मारा गया था। इनमें अक्सरियत वर्ल्ड बैंक और दूसरी आलमी तंजीमों में काम करने वाले अफराद और उनके ख़ानदान के अफराद की थी। वर्ल्ड बैंक के 40 अफराद इन फसादात में मारे गए। ये 40 लोग निचले ओहदों पर काम करने वाले लोग नहीं थे। वो वर्ल्ड बैंक के सीनियर और जूनियर मैनेजमेंट थी, अपनी अपनी फील्ड के माहिर नामवर लोग जो कई सालों से इस बैंक और इसके मुख्तलिफ ऑपरेशंस और प्रोजेक्ट से मुंसलिक थे, जो कांगो में उसके इदारों के सतून के तौर पर कांगो के तूल अर्ज़ में फैले हुए थे। वर्ल्ड बैंक की तारीख में पहली बार वर्ल्ड बैंक के खिलाफ फसादात और इसके अमले की कत्लेआम किया गया था। इससे पहले दुनिया में वर्ल्ड बैंक के अफसरान को सिर्फ डंडे, अंडे, टमाटर मारे जाते थे या इनके चेहरे और कपड़ों पर सुर्ख रंग फेंक दिया जाता था और वो एहतजाज किसी असर और तब्दीली के बगैर ख़त्म हो जाता था। वो महज़िब दुनिया के रहने वालों का एहतजाज था। ये गैर महज़िब दुनिया के रहने वालों का एहतजाज था, जिन्हें महज़िब दुनिया वाले इंसान अपने से कमतर समझते थे। स्टेट डिपार्टमेंट, वर्ल्ड बैंक और CIA के हेडक्वार्टर्स में ऑपरेशन रूम की दीवारों में लगी स्क्रीनों पर तीनों इदारों के सीनियर हुक्काम सिर्फ दम साधे बेबसी के साथ कांगो के मुख्तलिफ इलाकों में होने वाले इन फसादात के मनाजिर देख रहे थे। इनको बचाने की कोशिशें हो रही थीं, लेकिन फौरी तौर पर कोई भी कांगो के फसादात में अमली तौर पर नहीं कूद सकता था और ज़्यादा नुकसान वर्ल्ड बैंक और दूसरे इदारों का था। जो जानी और माली नुकसान था वो पूरा किया जाता, लेकिन जो साख और नाम डूबा था उसे बहाल करने में कोई मौजज़ा ही चाहिए था। इन फसादात के आगाज़ से पहले एंडरसन
कॉपरो ने पैट्रिस एबिका के साथ होने वाली इस ऑफ कैमरा सेशन को अपने प्रोग्राम में चला दिया था। तब तक उसे यह अंदाज़ा नहीं था कि इस रात कांगो में क्या होने वाला है। अगर उसे या CIA को इसका रत्ती बराबर भी अंदाज़ा होता तो टेप शुदा चीज़ें भी कभी ना चलती। इस ऑफ कैमरा सेशन में पैट्रिस एबिका ने अमेरिका और वर्ल्ड बैंक पर शदीद तनकीद करते हुए इन्हें गिद्ध और डाकू करार दिया था, जो कांगो को नोच नोच कर खा रहे थे और कोई उनका हाथ नहीं रोक पा रहा था। पैट्रिस एबिका का वो आखिरी इंटरव्यू अफ्रीका में लोगों ने स्टेडियम चौकों पर रोते हुए बड़ी स्क्रीनों पर सुना था। उनकी गुफ्तगू में वर्ल्ड बैंक के सिर्फ एक ओहदेदार की तारीफ थी, जो वर्ल्ड बैंक को इस प्रोजेक्ट पर इंक्वायरी पर मजबूर कर रहा था, और ऐसा ना करने की सूरत में वो इस प्रोजेक्ट और वर्ल्ड बैंक को छोड़ देना चाहता था। पैट्रिस एबिका ने इस इंटरव्यू में पहली बार अपनी ज़िंदगी को लाख खतरात की बात भी की थी। ये भी कहा था कि वो ताकतें उसे मार डालना चाहती हैं। वो ताकतें सालार सिकंदर को भी मार डालेंगी। सालार सिकंदर का नाम पैट्रिस एबिका के बाद एक रात में अफ्रीका में ज़बान ज़द आम हो गया। अफ्रीका में वैसी शोहरत और वैसा तारुफ पहली बार किसी गैर मुल्की को नसीब हुआ था। मेरे बच्चे कहाँ हैं? इमाम ने अटेंडेंट की शक्ल देखते ही होश हवास संभालने के बाद सबसे पहले यही सवाल किया। वो कुछ देर में आपके पास आ जाएंगे। आपको फौरी तौर पर अस्पताल से कहीं और मुंतकिल करना है, अटेंडेंट ने बेहद मुअद्दब अंदाज में उससे कहा था। इमाम ने बिस्तर से उठने की कोशिश की थी और वो बेख्तियार कर रह गई थी। ज़ख्म वाली जो जगह आप सुन नहीं थी, उससे लगा जैसे कोई खंजर यकदम किसी ने उसके पेट के निचले हिस्से में घोंपा था। अटेंडेंट ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे लिटाने में मदद की और उसे लिटाने के बाद साइड टेबल पर रखी हुई स्प्रे में एक इंजेक्शन उठाकर सिरिंज भरना शुरू की जो वो लाई थी। मुझे कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना, मुझे अपने बच्चों को देखना है, इमामा ने बेहद तुर्शी से उसे कहा था। यह आपकी तकलीफ़ कम कर देगा, आपकी हालत अभी ठीक नहीं है, अटेंडेंट ने कहते हुए ग्लूकोज की बोतल में सिरिंज की सुई घोंप दी। इमामा ने अपनी हाथ की पुश्त में मौजूद टेप के साथ चिपकाई सिरिंज निकाल दी। मुझे फ़िलहाल किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, मुझे अपने बच्चों से मिलना है और अपने शौहर से बात करनी है। वो इस बार ज़ख्म की तकलीफ़ों को नज़रअंदाज करते हुए उठ बैठी थी। उसने अटेंडेंट का हाथ भी झटक दिया था और अटेंडेंट कुछ देर खामोश चुप खड़ी रही, फिर कमरे से बाहर निकल गई। उसकी वापसी आधे घंटे बाद हैडी, जिब्रील और अनाया के साथ हुई थी। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही माँ पर पहली नज़र पड़ते जिब्रील और अनाया शोर मचाते उसकी तरफ आए थे। उसके बिस्तर पर चढ़कर उससे लिपट गए थे। वो 1.5 दिन बाद माँ को देख रहे थे। हैडी भी बेख्तियार लपक कर उसके पास आई थी। 1.5 दिन से इमामा को ना देखने पर और डॉक्टर्स की बार बार की लेलोलात पर इमामा के हवाले से उसके जहन में अजीब व गरीब वहम आ रहे थे। अब इमामा को बखैरियत देखकर वो भी जज्बाती हुए बगैर नहीं रह सकी थी। तुमने सालार को इत्तला दी? इमामा ने हैडी को देखते उसे पूछा था। मैं कल से उनसे रब्ता करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उनका नंबर नहीं मिल रहा। मैंने उनसे ऑफिस स्टाफ से भी उनके रब्ता किया था, लेकिन वो कह रहे हैं कि सालार साहब से उनका भी रब्ता नहीं हो पा रहा। इमामा के दिमाग को एक झटका लगा था। वो हैडी का पहला जुमला था जिसने उसे चौंका दिया था। कल? वो बड़बड़ाई। आज क्या तारीख है? उसने हैडी से पूछा और हैडी ने जो तारीख बताई वो उस दिन की नहीं थी जिस दिन वो अस्पताल में आई थी। वो पिछली दोपहर को हॉस्पिटल आई थी और अगली रात इस वक्त उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतने लंबे अरसे तक ख्वाब आवर अद्वियात के ज़ेर असर रखी गई है और कल से सालार से कोई रब्ता नहीं था। वो अमेरिका तो कल ही पहुंच चुका था, फिर उसने रब्ता करने की कोशिश क्यों नहीं की? रब्ता क्यों नहीं हो रहा? उसने अपने हैडी से अपना बैग लेकर फ़ोन निकालकर उस पर कॉल करने की कोशिश की। अटेंडेंट ने बताया कि अस्पताल के इस हिस्से में सिग्नल नहीं आते। वो उसका मुँह देख कर रह गई। अपने सेल फ़ोन पर उसने सब चैट ऐप्स और टेक्स्ट मैसेजेस चेक कर लिए थे। कल से आज तक उसमें कुछ भी नहीं था। इस वक्त से लेकर जब से वो हॉस्पिटल आई थी अब तक बेहद तशवीश लाहक होने के बावजूद इमामा ने यही समझा कि हॉस्पिटल में सिग्नल्स के इश्यूज़ की वजह से कोई कॉल या टेक्स्ट वस्तु रिसीव नहीं कर सकी। इससे पहले कि वो हैडी से कुछ और पूछती, हैडी ने उसे कांगो में होने वाले फसादात के बारे में बताया, साथ ये भी कि बॉम्बे में उनके घर पर हमला किया गया है। इमामा सकते में रह गई। हैडी के पास तफसीलात नहीं थी क्योंकि एक बार अस्पताल से निकलने के बाद दोबारा बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं गई थी। उसके पास जो खबरें थीं वो उसके ख़ानदान के अफराद की तरफ से मिली थी, या फ़ोन पर मिली थी, या फिर अस्पताल में लगे हुए टीवी पर नशर होने वाली न्यूज़ से। ये वो लम्हा था जब इमामा को पहली बार सालार के हवाले से बेकरारी हुई थी। पैट्रिस एबिका मारा गया था तो सालार कहाँ था? वो भी तो वाशिंगटन में था। हैडी ने उसे न्यूज़ पे चलने वाली सारी खबरें बता दी थी। पैट्रिस एबिका को कैसे मारा गया और कैसे उसकी मौत सामने आई। इससे आखिरी बार मिलने के लिए जाने वाला शख्स सालार सिकंदर था और सालार सिकंदर इस वक्त गायब था। इमामा के हाथ कांपने लगे। उसका ख्याल था उसे दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत जिब्रील से थी, फिर इनाया से, फिर अपनी उस औलाद से जिसको एक दिन पहले उसने पहली बार देखा था। लेकिन अब जब सालार एकदम उसकी ज़िंदगी से कुछ इस तरह से अजीब तरीके से गायब हुआ था तो उसके अवसान ख़त्म होने लगे थे। वो जिब्रील और इनाया को इस तरह बिस्तर पर छोड़कर दर्द से बेहाल होते हुए लड़खड़ाते कदमों से फ़ोन लिए कमरे से बाहर निकल आई थी।
उसे अस्पताल में उस जगह जाना था जहाँ से वो कॉल कर सकती थी और उससे बात कर सकती थी। उसे उसके घर के तबाह होने और बर्बाद होने का ख्याल नहीं आया था, जिसमें होने वाली लूट मार के बारे में हैडी ने उसे सब कुछ बता दिया था। घर, बच्चे, सब कुछ एकदम उस शख्स के सामने बेईमानी हो गया था जो उसका साहिबान था, जो ज़िंदगी की धूप में उसके लिए तब छाँव बना था जब उसका वजूद हिद्दत से जल रहा था। उसके पाँव आबला पाव हुए थे। अटेंडेंट और हैरी ने उसे रोकते और उसके पीछे आने की कोशिश की, वो नहीं रुकी। उसने हैरी को अपने पीछे नहीं आने दिया था, उसे बच्चों के पास रुकने के लिए कहा था। वो नंगे पाँव फोड़े की तरह दुखते जिस्म के साथ लड़खड़ाते कदमों से कॉरिडोर में निकल आई थी। सालार वहाँ होता तो इस हालत में उसे बिस्तर से हिलने भी न देता, लेकिन सारा मसला यही था कि सालार वहाँ नहीं था। उसे पाने के लिए बेहाल हो रही थी। हॉस्पिटल में कोई ऐसी जगह ढूंढती जहाँ सिग्नल आ जाते, जहाँ से वो सालार से बात कर पाती, उसकी आवाज़ सुन लेती। उसका जिस्म ठंडा पड़ रहा था। ये मौसम नहीं था जो उसे लर्जा रहा था, खौफ था जो रगों में खून जमा रहा था। सिर्फ हाथ नहीं कँपा रहे थे, उसका पूरा जिस्म पत्ते की तरह काँप रहा था। आपके शौहर बिल्कुल ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपकी उनसे बात करवाती हूँ। इमामा लड़खड़ाते कदमों से चलते चलते साकित हुई और अटेंडेंट की आवाज़ पर पलटी और वहाँ खड़े खड़े जैसे मोम की तरह पिघलने लगी। जर्द, कांपती, ठिठुरती, बेआवाज़ रोती वो माँ थी, अपने बच्चों पर जान देने वाली। और वो रब था, अपने बंदों को ऐसे कैसे छोड़ देता। उसने जिसको पुकारा था मदद के लिए वही आया था। रहम अटेंडेंट को उसकी हालत पर नहीं आया था, इस बरतर ज़ात को इस बंदे पर आया था। वो अपने बंदों पर बिलाशुबा बेपनाह शफकत करने वाला है। CIA और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ अमेरिकन गवर्नमेंट को एक ही वक्त में सालार की ज़रूरत बढ़ गई थी। कांगो में अगर कोई इस वक्त वर्ल्ड बैंक की इज्जत को बहाल करने की पोजीशन में था तो वो सालार सिकंदर ही था। पावर गेम एक दिन में वन मैन शो बन गया था। अफ्रीका में जो आग पैट्रिस एबिका की मौत ने लगाई थी, वो सालार सिकंदर की ज़िंदगी ही बुझा सकती थी। फैसला ताख़ीर से हुआ था, लेकिन फैसला हो गया था। इस ऑपरेशन के तबाहकुन नताइज न सिर्फ CIA बल्कि बहुत से लोगों की कुर्सी ले जाने वाले थे, बल्कि वर्ल्ड बैंक में भी बहुत से सर कटने वाले थे। ताज कहीं और रखे जाने वाला था। सालार सिकंदर इन सब से बेखबर होटल के इस कमरे में अब भी न्यूज़ चैनल्स देख रहा था और कुछ देर पहले अपने बाप से बात करके आया था, जिन्होंने उसे बताया था कि कांगो के हालात की वजह से फ़िलहाल कांगो की फ़्लाइट्स और वीज़ा दोनों दस्तयाब नहीं हैं। सालार सिकंदर के सर में दर्द शुरू हो गया। उसका वो गमगुसार मैग्रीन एक बार फिर उसका काम गलत करने के लिए आ गया था। वो होटल वापस आया, अजीब कैफियत में, टीवी के सामने खड़ा हुआ सालार सिकंदर के हवाले से चलने वाली खबरें कांगो के दिल दहला देने वाले मनाजिर के साथ देख रहा था, जैसे वो कोई और था। ना उस सालार सिकंदर से उसका ताल्लुक था, ना कांगो से। वहाँ इमामा और अपनी औलाद को छोड़ के आने वाला भी कोई और था, उन्हें भूल जाने वाला भी कोई और था। बट नेक्स्ट टू एक्सेक्टरी दर्द का एहसास। इतने दिनों में एक बार फिर वो सवाल और जवाब उसके जहन में चलने लगे। आखिर कितने मौके और आए थे उसकी ज़िंदगी में उसे समझाने के लिए। उसके बाद कुछ भी नहीं है, अदम वजूद, खालीपन। और इस अदम कैफियत में आ खड़ा वो एक बार फिर ज़मीन और आसमान के दरमियान किसी ऐसी जगह मौलक जहाँ ना वो ऊपर जा पा रहा था, ना वो नीचे आ पा रहा था। एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट टू नथिंगनेस। उसका अपना सवाल एक बार फिर उसका मुंह चढ़ाने लगा था। हेल, जहन्नुम, कोई और जगह थी क्या? उसने बेख्तियार कराते हुए सोचा। एंड व्हाट इज़ नेक्स्ट टू हेल। हाँ, वो उसकी बाद वाली जगह जाना चाहता था, इन सब तकलीफ़ों, इन सब अज़ियतों, सब आजमाइशों से गुजर कर वहाँ से आगे और आगे आगे, जहाँ जन्नत थी। ये शायद उस लम्हे लगी थी उसे। 2 दिन के बाद उसका सेल फोन जैसे नींद से नहीं, मौत से जागा था। वो म्यूज़िक और रोशनी उसे लगा वो ख्वाब देख रहा है। वो म्यूज़िक उसने मामा की कॉलर ID के साथ महफूज किया था। सेल फोन पर उसका मुस्कुराता चेहरा, उसका नाम। सालार को लगा था वो वाकई जन्नत में कहीं था। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की, लेकिन हेलो नहीं कह सका। वो इमामा ने कहा था। बेकरार आवाज़ में वो बोल नहीं सका था, सांस ले रहा था। बड़ी बात थी, वो अपने कदमों पे खड़ा था तो कमाल था। वो तो उसी तरह से बेकरारी से उसका नाम पुकार रही थी, बार 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 बार। सालार का पूरा वजूद कांपने लगा था। वो आवाज़ उसे हरा रही थी, किसी बंजर सूखे टुनमुन पेड़ पर बारिश के बाद बहार में फूटने वाली सब्ज़ कोंपलों की तरह। वो फूट फूट कर रोना चाहता था, लेकिन उसके सामने रो नहीं सकता था। वो मर्द था, बोलना मुश्किल था, पर बोलना ज़रूरी था। इमामा, उसने अपने हलक में फंसे हुए नाम को आज़ाद किया। दूसरी तरफ वो फूट फूट कर रोई थी। वो औरत थी, ये काम बड़ी आसानी से कर सकती थी, क्योंकि उसे बहादुरी और मर्दानगी के झंडे नहीं गाड़ने होते ना। वो बेआवाज़ रोता रहा था और वो दोज़ख से गुजर कर आए थे। किसी ने
किसी ने दूसरे से नहीं पूछा था कि दूसरा कहाँ है और क्यों रो रहा है। बेआवाज़ रोते हुए सलार ने उसे खड़े खड़े उस कमरे के दरमियान में इमामा की हिचकियाँ और सिसकियाँ सुनते अपने जूते उतारे थे और फिर घुटनों के बल सजदे में गिर पड़ा था।